हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग जितने भी नर्सिंग या पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, हम लोग सब मिलकर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट करने लगता है। ठीक है, अगर रिपीट करने लगता है तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, ताकि आगे की तैयारी हमारी होती रहे। चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पिछले दो क्लास में शुरू से लेकर 39 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब वही 14 से आगे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्टरी। ठीक है, निम्न में से क्या विद्युत दहन कर्म इलेक्ट्रोकार्टी निषेध है। मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहाँ पे इलेक्ट्रोकार्टी का यूज यूज करना निषेध है, कहाँ पे किस कंडीशन पर इलेक्ट्रोकार्टी का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, एरिथमियास है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कफ है। तीसरा ऑप्शन क्या है, पेशेंट इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। और लास्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। हम लोग सभी ऑप्शन पर एक बार गौर करते हैं, नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है। और सी वाला ऑप्शन क्या है, पेशेंट। देखिए रोगी स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है, ऐसी कंडीशन है जब हम लोग किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, ताकि जहाँ पे हमको ऑपरेशन करना हो वहाँ पे क्या हो, पेन ना हो, दर्द ना हो, उसको कोई सेंसेशन ना हो, ताकि पेशेंट का ऑपरेशन अच्छी तरह से कर दिया जाए, पेशेंट को पता भी न चले और उसका ऑपरेशन हो जाए। उसी में क्या करते हैं हम लोग, एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, तो एनेस्थीसिया देने से और इलेक्ट्रोकार्टिस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कफ का खांसी से और इलेक्ट्रोकार्टिस से भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, देखो एरिथमियास। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एरिथमियास का मतलब होता है इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अतालता। अतालता मतलब होता है जब हम लोग इलेक्ट्रोकार्टिंग मशीन लगाते हैं तो हो सकता है इसके कारण जो हार्ट की रेट है वो कम ज्यादा हो सके। ठीक है, जिसके कारण हार्ट के पेशेंट को दिक्कतें आ जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एरिथमियास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज स्टेराइल एंड सिंगल पेशेंट यूज इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू क्लोज वाउंड्स। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं क्या कहा जाता है। कौन सा उपकरण एक पूर्णतः स्वच्छ और एकल रोगी उपकरण जिसका उपयोग घावों को बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग घावों को बंद करने में करते हैं और सिर्फ एक ही पेशेंट को किया जाता है, उसको स्टरलाइज करके दूसरे पेशेंट में यूज नहीं किया जा सकता। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वही हम लोगों को देखना है कौन सा है। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, होल्डर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्किन हुक दिया गया है। ठीक है, और तीसरा क्या है, स्किन स्टेपलर है। और चौथा क्या है, हीमोक्लिप अप्लायर है। तो इसका जो पहला देख लेते हैं, होल्डर। होल्डर का मतलब हो पकड़ना, होल्ड करने वाला। ठीक है, तो होल्डर का यूज हम लोग एक बार किसी पेशेंट को यूज किए तो उसको स्टरलाइज करके फिर दूसरे भी पेशेंट को यूज कर ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ एक बार यूज करना है एक पेशेंट को, उसके बाद उसको नष्ट कर देना है, दूसरे पेशेंट को यूज नहीं करना है। और उसके बाद क्या है, स्किन हुक। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्किन हुक। स्किन हुक का भी यही काम होता है कि इससे ही स्किन पकड़ा जाता है, ठीक है, ऑपरेशन के दौरान। और इसका यूज भी एक बार नहीं कई बार यूज कर सकते हैं। एक बार नहीं कई बार यूज कर सकते हैं, स्टरलाइज करके पेशेंट को कई बार यूज करते हैं, जैसे किसी और पेशेंट को यूज कर फिर स्टरलाइज करके किसी और पेशेंट को भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, स्किन स्टेपलर। स्किन स्टेपलर इज द राइट आंसर। स्किन स्टेपलर क्या करते हैं, हम जब ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो सुचरिंग का टाइम होता है, सुचरिंग के स्थान पर जो धागा वगैरह यूज करते हैं उसके स्थान पर हम स्किन स्टेपलर यूज करते हैं। ठीक है, स्किन स्टेपलर यूज करके उस घाव को हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं, जब घाव पुज जाता है, मतलब जब घाव भर जाता है, हीलिंग हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्किन स्टेपलर को निकाल कर फेंक देते हैं। इसको दूसरे पेशेंट को यूज नहीं करते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। हीमोक्लिप अप्लायर का मतलब होता है जैसे ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करते हैं, इस क्लिप से पकड़ कर ब्लीडिंग को रोक देते हैं। तो इसका कोई घाव को बंद करने से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए बहुत ही खासकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नर्सिंग स्टाफ को भी ओटी में काम करना रहता है, ओटी में काम करना रहता है, उनको भी क्या होता है, ओटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको नॉलेज रहना चाहिए, क्या क्या ओटी में लग रहा है, किस ऑपरेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। और जितने भी एम्स वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, चाहे नर्सिंग का हो या ओटी टेक्नीशियन का हो, हर प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो नॉर्मल है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इससे, जनरल इंस्ट्रूमेंट से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 42 नंबर क्या बोल रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज शार्प पॉइंट with curved blades and comes in variety of length। किस उपकरण में घुमावदार ब्लेड के साथ नुकीले बिंदु होते हैं और विभिन्न लंबाई में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण में ब्लेड, ब्लेड का मतलब समझ रहे हैं नुकीला होगा, ठीक है, और धारदार होगा, ब्लेड के साथ नुकीले बिंदु के होते हैं और विभिन्न लंबाई में आते हैं। पहला क्या है, रिप शीयर। रिप शीयर क्या होता है, इसका काम होता है रिप को फैलाना, ठीक है, रिप में जगह बनाना ताकि हम लोग रिप के अंदर थोड़ा सी कैविटी में जितने भी ऑपरेशन करना हो, जो भी प्रोसीजर करना हो वो कर सकें। तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का है स्टर्नल सा भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टर्नम जो हमारा हड्डी है उससे रिलेटेड ये होता है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट से चाकू, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और डी वाला आंसर क्या कह रहा है, जेमिसन कैची। जेमिसन कैची इज द राइट आंसर। जेमिसन कैची क्या होता है, वो सीजर होता है, ठीक है, वो हल्का नुकीले होता है, बाहर में नुकीला होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेमिसन सीजर्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ऑपरेशन से रिलेटेड है। इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी इज अ सर्जरी फॉर। कोलेसिस्टेक्टोमी की शल्य चिकित्सा क्या है, मतलब कोलेसिस्टेक्टोमी
किस प्रक्रिया को कहते हैं? ठीक है, पहला क्या है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर को कहते हैं, या रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को बोलते हैं, या हार्ट ट्रांसप्लांट को बोलते हैं, या किडनी रिमूवल को बोलते हैं। इसमें से किसको क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टेक्टोमी बोला जाता है। किडनी रिमूवल को नेफ्रेक्टोमी बोला जाता है, इसलिए कि रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट को हार्ट ट्रांसप्लांट भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और क्या है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टोमी बोलते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और पहला ऑप्शन क्या है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर इज द राइट आंसर। जब हम लोग ऑपरेशन करके गॉल ब्लेडर को रिमूव करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, लीवर के नीचे क्या पाया जाता है? गॉल ब्लेडर पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बाइल जो होता है वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, कभी कभी किसी कारणवश वहाँ पे स्टोन पाए जाते हैं या कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या किया जाता है, ऑपरेशन करके उसको रिमूव किया जाता है। उसी ऑपरेशन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। किस विच इंस्ट्रूमेंट इज रिफर्ड टू एज टाइटेनियम फोर्सेप्स, किस उपकरण को टाइटेनियम फोर्सेप्स कहा जाता है? ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट को टाइटेनियम फोर्सेप्स कहा जाता है? पहला क्या है, पहला ऑप्शन है डेबिकी डिस्ट्रिस टिश्यू फॉर्सेप्स। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, लंग्स फॉर्सेप्स। आंसर नंबर 3 क्या है, थोरेसिक रिंग फॉर्सेप्स। और आंसर नंबर डी क्या है, क्यूरेट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिबेकी डिस्ट्रिस टिश्यू फॉर्सेप्स कहा को ही क्या कहा जाता है, टाइटेनियम फोर्सेप्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो टाइटेनियम का बना होता है जो कि स्टील के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेबेकी डिस्ट्रिक्ट टिश्यू फॉर्सेप्स को क्या बोला जाता है, टाइटेनियम फॉर्सेप्स बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हो गया, चले, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच इज मेड ऑफ सॉलिड stainless steel dowel with a grip handle and has a round flattened working end, जो एक ग्रिप हैंडल के साथ ठोस स्टेनलेस स्टील डावल से बना है और एक गोल चपटा वर्किंग एंड है, उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सेवर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, निडल नोज सरौता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बोन टैप है। उसके बाद डी वाला आंसर क्या है, एल्मली ट्रैक्टर है। तो इसका राइट जो आंसर होगा बोन टैम्प होगा। ठीक है, बोन टैम्प क्या होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे बना होता है ये साइड का। ठीक है, और इसका ये गोला सा फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है। ठीक है, और ये पकड़ने के लिए बना होता है अच्छे से, ग्रिप होता है, हैंडल होता है, ठोस स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और ये इसका फ्लैट होता है, इसे क्या बोलते हैं, बोन टैम्प बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बोन टैम्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लो रेसिड्यू डाइट फॉर हाउ many hours is necessary for preparation of colon that is normally followed during gastric or colonic surgery। गैस्ट्रिक या कोलोनिक सर्जरी के दौरान आमतौर पर दांत तैयार करने के लिए कितने घंटों के लिए कम से कम अवशेष आहार की आवश्यकता होती है। जब हम अपने स्टमक, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑपरेशन करना होता है, तो हम लोग पेशेंट कहते हैं कि आप इतने समय से इतने समय के बीच में आप खाना को या पीना कुछ मत करिएगा, ठीक है, ताकि आपका ऑपरेशन अच्छे से किया जा सके। अब हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, जैसे कोलोन का सर्जरी करना हुआ, ठीक है। कोलोन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। हम लोग खाना खाएंगे तो होके वहीं से गुजरेगा, ठीक है। तो हम लोग जिस जगह ऑपरेशन करना होगा वहाँ पे ये खाना मिल जाएगा तो हम लोग को दिक्कतें होती हैं। तो ऑपरेशन करने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट कहते हैं कि आप लोग खाना पीना आप बंद कर दीजिए, नाम मत लीजिए, या हम लोग उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ठीक है। NSUआ DNSO इसकी सहायता से उसको एनर्जी प्राप्त होती रहती है। तो वही कहना है कितने घंटे पहले हम लोगों को रोकना होता है। तो पहला है 44 आवर्स, 48 आवर्स, ठीक। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन क्या है, 72 आवर्स है। और क्या है, सी ऑप्शन क्या है, 24 आवर्स है। और डी ऑप्शन में क्या है, 36 आवर्स है। जब हम लोग स्पेशली कोलोन का ऑपरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 40 से नहीं, उसमें 72 आवर्स का डिफरेंस रखते हैं। वैसे तो और भी नॉर्मल ऑपरेशन हो गया तो 7 घंटे 8 घंटे का भी वो कर देते हैं, 5 घंटे का भी गैप दे दिया जाता है, मगर कोलोन के स्पेशली के लिए 72 आवर्स का हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर क्या है, 49 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है देखते हैं। आइडेंटिफाइड द इक्विपमेंट इन द फिगर। इस फिगर को देखकर हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा उपकरण है, ठीक। उपकरण देखने से क्या लग रहा है, कौन सा उपकरण होगा, आप लोग बताएं कौन सा उपकरण होगा। क्या ये हो सकता है टेंटोमी कैंची, या रिबन हैंडलिंग कैंची, एनी रिट्रैक्टर हो सकता है, या वेट लाइनर रिट्रैक्टर हो सकता है। कौन सा होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वेट वेट लाइनर रिट्रैक्टर होगा, ठीक है। ये क्या करता है, सेल्फ रिट्रैक्टर होता है। देखो यहाँ पे लॉक होता है, ये क्या करता है, इससे भी हम लोग कहीं घाव लगाते हैं, ठीक है। घाव लगाने के बाद इसके वहां पे लगा देते हैं ताकि वो घाव जो इंसिजन लगाया है, घाव जो है ना वो खुला रहे। खुला रहेगा तो ये इसका जो ये दोनों तरफ ब्लेड देख रहे हैं, ये क्या करता है, घाव को ऐसे स्किन को क्या करता है, फोल्ड किया रहता है। स्किन को जब फोल्ड कर देगा तो हमको अंदर की ऑर्गन्स, अंदर की टिश्यूज दिखने लगता है, जिससे हम लोग अच्छे से आसानी से जो भी ऑपरेशन करना होता है कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वेट लाइनर रिट्रैक्टर होगा। बल्कि ये सीजर्स को कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, सीजर्स का मतलब काटना कट करना है, तो सीजर तो दिख नहीं रहा है। यानी कि जब हमको पता है तो एनी डिटेक्टर में कोई लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, जब हमको मालूम है कि कौन सा उपकरण है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट
clamp is used for picking largest tissue or vessels. बड़े ऊतकों या वाहिकाओं को उठाने के लिए किस क्लैंप का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जितने भी बड़े टिश्यूज होते हैं या वेसल ब्लड वेसल्स होते हैं, उस किस इंस्ट्रूमेंट से उनको उठाया जाता है? ऑप्शन में क्या दिया गया है? क्राइल, हेमोस्टेट, और दूसरा में क्या है? केली क्लैंप, और थर्ड में क्या कहा गया है? कोचर क्लैंप। उसके बाद क्या कहा गया है? बैबकॉक क्लैंप। तो देख लेते हैं, पहला क्या है? सर्किल हेमोस्टेट। सर्किल हेमोस्टेट का मतलब होता है, ये भी क्या करता है? ब्लड वेसल्स को पिकअप करता है, ठीक है। मगर बड़े बड़े टाइप के जितने बड़े ऊतक होते हैं या बड़ी ब्लड वेसल्स हो, उनको पिक करने में इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? कैली क्लैंप। कैली क्लैंप जो होता है, ये स्पेशल ही बड़े टिश्यूज को या बड़ी वेसल्स को ही क्लैंप करने के लिए यूज में लाया जाता है, उसी के लिए बनाया गया ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैली क्लैंप हो जाएगा। कोचर क्लैंप्स नहीं होगा, वेबकॉस क्लैंप नहीं होगा, ठीक है। वेबकॉस जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होते हैं उसको पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? कैली क्लैंप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द डिसेक्शन ऑफ टेंडर टिश्यूज इन सर्जरीज? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके उपयोग सर्जरी में कोमल ऊतकों के विच्छेद के लिए किया जाता है? ठीक है, डिसेक्शन और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी टिश्यूज को या टेंडर को अलग करते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? रिबन रिट्रैक्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है? कुशिंग संगीन ऊतक। तो रिट्रैक्टर का काम विच्छेदन का नहीं होता है, रिट्रैक्टर काम होता है एक्सपोज करना, किसी छुपी हुई टिश्यूज को, आर्गन को हम लोग रिट्रैक्टर के द्वारा क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं, ना कि उसे कट करके हटाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्सेप्स का भी यही काम होता है। फॉर्सेप्स का काम क्या होता है? पकड़ना होता है, ठीक है, क्लैंप करना होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है थर्ड ऑप्शन क्या है? कूली सीजर्स। अब वो विच्छेद कौन करेगा? सीजर्स ही करेगा, कैंची ही करेगा, उसी से कट करेंगे, ठीक, ना कि रिट्रैक्टर से कट किया जाता है। रिट्रैक्टर से कभी कोई भी टिश्यूज को कट हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पुली सीजर्स होगा। स्टर्नम रिट्रैक्टर ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसको पहचानिए, ये क्या है? आइडेंटिफाइड द इंस्ट्रूमेंट यूज इन कार्डियक सर्जरी एंड पार्ट ऑफ ओटी थिएटर। इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर हमको पहचानना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये है। पहला ऑप्शन क्या है? हैमर स्टीन स्टर्नम। दूसरा ऑप्शन क्या है? रिबन रिटेक्टर। तीसरा ऑप्शन क्या है?
कसिंग, बायोनेटेड, टिश्यू फॉर्सेप्स और लास्ट ऑप्शन क्या है, कुली सीजर्स। जो इसका राइट आंसर होगा, हैमर स्टेन स्टर्नम इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जो हम लोग कभी थोरेसिक कैविटी का ऑपरेशन करना हो, जैसे लंग्स वगैरह करना हो, हार्ट को वगैरह करना हो, क्या करते हैं, इसे पसलियों को बीच में लगा के पसलियों के बीच में क्या करते हैं, जगह बनाते हैं, ताकि हमें अंदर तक जाने में आसानी हो जाए, अंदर उसके देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग स्टर्नम हो गया, जितने भी पसलियां होती हैं जिसे बोलते हैं, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के जितने भी स्टोन वो बोन होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, रिट्रैक्ट कर देते हैं, रिट्रैक्ट करके जगह बनाते हैं, जगह बना के अंदर हम लोग ऑपरेशन को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला होगा। ठीक है, हैमर स्टेन स्टर्नम होगा। चलिए, अब नेक्स्ट आंसर ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप्स का काम क्या है, ठीक है, आर्टरी फोर्सेप का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, इसको देखना है। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, रिमूव सुचर आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जब घाव हील हो जाता है, ठीक है, जब वाउंड्स हील हो जाता है, भर जाता है, तो हम लोग कहते हैं चलो टाका कटा लेते हैं। क्या टाका काटने में इसका यूज करते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू होल्ड एंड क्लेम द ब्लड वेसल्स। या हम लोग ऑपरेशन दौरान जैसे ब्लीडिंग कहीं हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या क्लेम करते हैं, ताकि ब्लीडिंग ना होने पाए, वहां पे इसका यूज करते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, यूज फॉर होल्डिंग द बॉडी वाल। बॉडी के वाल को पकड़ने में इसका यूज कर किया जाता है। यूज टू पिक द स्लाइज इंस्ट्रूमेंट। जितने भी स्टाइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या उनको पकड़ने में यूज करते हैं। किस कारण में हम लोग आर्टिक फोर्सेप का यूज करते हैं, वही हम लोगों को बताना है। ठीक है, यूज टू पिक द स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेराइज इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने के लिए हम लोग चिटल फॉर्सेप्स का यूज करते हैं, ना कि आर्टरी फॉर्सेप का यूज करते हैं। ठीक है, यूज फॉर होल्डिंग द बॉडी वाल, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बॉडी वाल को होल्ड करने के लिए हम लोग ये आर्टी फोर्सेप का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग किसी और भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, एलिस का यूज कर सकते हैं, मगर आर्टी फोर्सेप का यूज नहीं करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन में किया जाएगा, टू होल्ड एंड क्लेम द ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाओं को पकड़ना और दबाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टरी फोर्सेप्स का यही काम है, जितने भी आर्टरी फोर्सेप्स का काम होता है, वो क्या होता है, जितने भी वाहिकाएं होते, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, खासकर आर्टरी वगैरह होती है, वो क्या करता है, ब्लीडिंग ऑपरेशन दौरान कहीं कट लगा दी और वहां से ब्लीडिंग होने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं, क्लैंपिंग करके दबा देते हैं, ताकि वहां से ब्लीडिंग ना हो और हम लोग ऑपरेशन को अच्छे से कर सकें। ठीक है, रिमूव सुचर आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो सुचरिंग को रिमूव करते हैं, उसमें किया जाता है, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। मगर हम लोग कभी कभी जब इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो उसी से पकड़ लेते हैं, ब्लेड से कट करके निकाल देते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये नहीं रहेगा तब इसका यूज हम लोग ये आंसर लगा सकते हैं, मगर जब इसका ये ऑप्शन दिया गया है तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, यही इसका बी नंबर ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is used for holding the body wall? Hold
स्पंजर्स विथ इट्स ट्रॉमेटिक टीथ। शरीर की दीवार को अपने दर्दनाक दांतों से पकड़ने के लिए स्पंज का उपयोग किया जाता है। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है बॉडी वॉल को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए? ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स है। दूसरा क्या है, प्लेन रबर कैथेटर है। तीसरा क्या है, गैस्ट्रिक लेवेज ट्यूब है। और उसके बाद का है इंसुलिन सिरिंज है। एक एक करके देखते हैं कौन सा आंसर राइट होगा। पहला क्या है, इंसुलिन सिरिंज। अब भाई इंसुलिन सिरिंज का क्या काम है? सिरिंज में इंसुलिन मेडिसिन भर के इंसुलिन लगाना, ठीक है, बॉडी में प्रेस करना, तो इसका काम ही नहीं होगा। सिरिंज से हम लोग बॉडी वॉल को कैसे पकड़ेंगे, कैसे होल्ड करेंगे? तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। गैस्ट्रिक लीवेज जो होता है, ट्यूब होता है, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। उसके बाद सादा प्लेन रबर कैथेटर। कैथेटर काम क्या होता है? कैथेटर काम होता है पकड़ना? नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स इज द राइट आंसर, क्योंकि एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स जो होता है इसमें टूथ पाए जाते हैं, ठीक है, उसके हेड पर क्या पाए जाते हैं, टूथ पाए जाते हैं, जिससे उसकी पकड़ने की जो क्षमता होती है, ग्रिप होती है, वो अच्छे से पकड़ती है। या जितने बॉडी वॉल होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से पकड़, जैसे हम लोग ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के बाद हम लोगों का सुचरिंग करना है, ठीक है, टाका लगाना है। हमको टाका लगाना है, तो जैसे ये हो गया, ऑपरेशन कर दिए, अब पेट में हमको टाका लगाना है। अब टाका लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या है, एलिस फोर्सेप्स को लगा के ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन देते हैं ताकि हमारा जो स्किन है वो अच्छे से ट्रैक्शन रहेगा ना, तो अच्छे से हम लोग सुचरिंग कर सकते हैं, हिले डुलेगा नहीं। हमारा जो वाल होता है, स्किन होता है, वो हिले डुलेगा नहीं, हमेशा ट्रैक्शन में रहेगा, एक साथ दोनों रहेगा, तो हम लोग अच्छे से सुचरिंग कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a surgical complication in case of breast surgery? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन समझिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्तन सर्जरी के मामले में सर्जिकल जटिलता नहीं होती है? नहीं है, ठीक है, मतलब सर्जिकल जटिलता नहीं होती। अगर ऐसा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहला क्या है, लिम्फेडिमा। उसके बाद क्या है, हेमरेज। लिम्फेडिमा और हेमरेज। एक बार आप लोग भी देख लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है और क्या इसका आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्तन सर्जरी के मामले में सर्जिकल जटिलता नहीं होती है? ठीक है, देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अगर हम ऑपरेशन करेंगे किसी भी स्तन की सर्जरी में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लिम्फेडिमा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, रक्तस्राव हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी भी ऑपरेशन में हम करेंगे तो ब्लीडिंग आती है, तो ये कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली सेकेंड, ठीक, ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर होगा, ठीक। तो रक्तस्राव हल्का फुल्का होता ही है, कहीं भी ऑपरेशन करोगे तो इसका कोई वो नहीं है, जटिलता नहीं है।
अगर हाँ, लिम्फेडिमा अगर हो जाता तो ये जटिलता कहलाती है। इसमें क्या आ गया, जटिलता नहीं है पूछा है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली सेकेंड होगा। देखो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आ भी सकता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम में। व्हाट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट along with pectoral muscles and axillary nodes called? पेक्टोरल मांसपेशियां और एक्जिलरी नोड्स के साथ पूरे स्तन को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने को क्या कहते हैं? ठीक है, ये होता क्या है, अगर ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेशन करके स्तन को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक। या कभी कभी होता है कि जहाँ जिस जगह ट्यूमर है उस ट्यूमर सेल को सिर्फ रिमूव कर देते हैं, ठीक। जहाँ हम लोग मैसेक्टॉमी एक होता है प्रक्रिया, ठीक, उसी के अंतर्गत ये आता है, मैसेक्टॉमी की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और कई प्रकार के होते हैं मैसेक्टॉमी, क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। रेडिकल मैसेक्टॉमी हो गया, लुम्पेक्टॉमी हो गया, ठीक है। ये सब उसी के टाइप होते हैं। जैसे क्या करते हैं, स्तन है, स्तन को जहाँ पे ट्यूमर है, अगर सिर्फ ट्यूमर सेल को हटाना है और उसके आसपास की स्मॉल क्वांटिटी में टिश्यू को हटाना हो, तो ऐसी प्रक्रिया को लंपेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। या डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, मैसेक्टोमी कहा रहा है। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग पूरी स्तन को हटाते हैं और उसके साथ साथ जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं, एक्जिलरी नोड्स होते हैं, उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं इस प्रक्रिया में, ओके। और क्या है हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जब गर्भाशय को हम लोग रिमूव करते हैं तब उसको बोलते हैं हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मेमोप्लास्टी। मेमोप्लास्टी का मतलब होता है जब हम लोग रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जब स्तन को रिपेयर किया जाता है तो ऐसी सर्जरी को क्या बोलते हैं, मेमोप्लास्टी बोला जाता है। और सी ऑप्शन में क्या गया है, लंपेक्टॉमी का मतलब होता है जब हम लोग सिर्फ ट्यूमर सेल को हटाते हैं, व उसके आसपास में थोड़े से स्थान के लिए, थोड़े स्थान में जितने भी टिश्यू होते हैं उसको हटाते हैं, ना कि पूरे इंटायर ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक। इसमें पूरे इंटायर ब्रेस्ट को रिमूव नहीं किया जाता है, टिश्यू या कैंसर सेल को हटाया जाता है और उसके आसपास की सेल को रिमूव किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लंपेक्टोमी बोलते हैं। मगर जब हम लोग पूरे ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, उसके साथ साथ पेक्टोरल मसल्स एंड एक्जिलरी नोड्स को रिमूव करते हैं, तो ऐसी सर्जरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल मैसेक्टॉमी बोलते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, रेडिकल मैसेक्टॉमी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग भाव के। ASA स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ऐसे मानक निगरानी में सभी शामिल है सिवाय, सिवाय एक ऑप्शन के, ASA मानक निगरानी में सभी शामिल है, ठीक है। सबसे पहले ASA का फुल फॉर्म क्या है हम लोग जानेंगे। ASA का फुल फॉर्म जान जाएंगे तो हो सकता है हम लोग कुछ समझ में आ जाए। ASA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के अंदर के मानक में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। पहला क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर, एनेस्थीसिया देते हैं तो हम लोग पल्स रेट भी वगैरह भी क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो ये तो रहेगा ही है। NIPP क्या है पहला, दूसरा क्या है, NIBP नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, ये भी हम लोग चेक करते हैं।
जब भी एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद हम लोग ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहते हैं। ऑपरेशन कर रहे हैं, अब ऑपरेशन से पहले हमें क्या देना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है। अब एनेस्थीसिया देते हैं तो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर भी लगाए रहते हैं, ऑक्सीजन की सिचुएशन तय करते रहते हैं, देखते रहते हैं कितना है। और क्या है, बीपी भी चेक करते रहते हैं, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, ईसीजी। ईसीजी भी हम लोग चेक करते रहते हैं, ईसीजी उसके मॉनिटर देता रहता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, आईबीपी, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। क्या है, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। ये क्या है, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर क्या है, हम लोग धमनी में धमनी में हम लोग क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं, ठीक है। कैथेटर डालकर तब हम लोग चेक करते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हाँ सॉरी, यही राइट आंसर होगा। बल्कि सब तो इसके अंतर्गत एएसए स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक। कौन सा ऑप्शन नहीं आता, ये वाला ऑप्शन नहीं आता, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवर्स रिट्रैक्टर यूज्ड इन, डिवर्स रिट्रैक्टर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, यही हम लोग को बताना है। शायद डिवर्स रिट्रैक्टर के बारे में आगे भी पीछे भी चर्चा हो चुकी है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिवर्स रिट्रैक्टर से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। डिवर्स रिट्रैक्टर कहाँ पे यूज होता है, इन माइनर सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी में इसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डिवर्स रिट्रैक्टर कैसे होता है, ऐसे होता है। अब इतना बड़ा रिट्रैक्टर रहेगा, छोटे मोटे माइनर सर्जरी में इसका कोई यूज ही नहीं है। दूसरा क्या है, सर्जरी ऑन हेड एंड नेक, हेड और नेक की सर्जरी में भी इसका कोई रोल नहीं है भाई। उसके बाद क्या है, इन नेजल सर्जरी, अब नाक हमारे पास छोटा है ही है, उतना बड़ा कहाँ यूज होगा उसमें रिट्रैक्टर, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन क्या है, एब्डोमिनल सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरी इज द राइट आंसर। हमारे एब्डोमेन की सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, डिवर्स रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुक वाल्टर रिट्रैक्टर प्रणाली का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बुक वाल्टर रिट्रैक्टर होता है, ठीक, एक सेल्फ रिट्रैक्टर होता है। बुक वाल्टर रिट्रैक्टर जिसे बोलते हैं, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी में करते हैं, कि न्यूरो सर्जरी में करते हैं, या हेड एंड नेक सर्जरी में करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, बोन सर्जरी में करते हैं। किस में करते हैं, बुक वाल्टर जो रिट्रैक्टर होता है उसका यूज हम लोग एब्डोमिनल सर्जरी में करते हैं। क्या होता है, वहाँ एक सेल्फ रिट्रैक्टर होता है, वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन लगाने के बाद क्या करते हैं, उसे लगा दे फिक्स कर देते हैं, तो अपने आप उसमें ब्लेड होते हैं, वो क्या करता है, ब्लेड क्या करता है, वो स्पेस बना देता है, घाव को खुला छोड़ देता है। घाव को जब खुला छोड़ देगा तो हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हो गए एक्सपोज हो जाएंगे, दिख जाएंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से ऑपरेशन कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एब्डोमिनल सर्जरी में इसका यूज करते हैं। देखिए ये ऐसे होता है, ये हम लोग अपने एब्डोमिन में लगा लेंगे, और इसके बगल बगल क्या होता है, ऐसे ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लेड लगे होते हैं, ऐसे लगे होंगे।
इसी से जो चीरा लगता है हमें पेट में, ये क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के एक्सपोज कर देते हैं, जगह बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्डोमिनल सर्जरी? एक मिनट, पानी थोड़ा सा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिटेक्टर्स को समान पेट की सर्जरी के लिए उपयोग नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन क्या है, जोल्स डिटेक्टर है। दूसरा ऑप्शन है डीवस डिटेक्टर। तीसरा ऑप्शन क्या है, मॉरिस डिटेक्टर्स। और लास्ट ऑप्शन क्या है, थॉमसन डिटेक्टर। जो इसका राइट आंसर क्या होगा, जॉल्स डिटेक्टर्स होगा। ठीक है, जॉल्स डिटेक्टर का यूज हम लोग कहाँ की करते हैं, थायराइड थायराइड में यूज करते हैं, ना कि एब्डोमिनल में इसका यूज होता है। थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन वगैरह करना हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, जॉल्स डिटेक्टर की यूज करते हैं। डीवस डिटेक्टर्स का भी पिछले क्वेश्चन में पढ़े ही है, इसका भी यूज होता है। मॉरिस डिटेक्टर्स का भी यूज होता है पेट की सर्जरी में। ठीक है, थॉम्सन डिटेक्टर्स का भी कहाँ होता है, पेट की सर्जरी में यूज होता है। और किस डिटेक्टर का यूज नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, जॉल्स डिटेक्टर का यूज नहीं होता है। इसलिए ये क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो उसको हम फिर से देख लेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो जी, क्लास हो गया।